नमस्कार। आज हम 2025 की एक बड़ी तमिल फिल्म एक्शन थ्रिलर कुली पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी। हमारे पास विकिपीडिया से और कई फिल्म रिव्यूज से जानकारी है, तो कोशिश करेंगे समझने की कि रजनीकांत स्टारर और लोकेश कनकराज निर्देशित ये फिल्म इतनी चर्चा में क्यों रही। बिल्कुल। और देखिए, कहानी जो है वो एक पूर्व कुली यूनियन लीडर देवा यानी रजनीकांत के बारे में है। वो अपने एक दोस्त राजा शेखर, जिनका रोल सत्यराज ने किया है, उनकी थोड़ी रहस्यमयी मौत की जांच करता है। अच्छा। और ये जांच उसे साइमन यानी नागार्जुन और दयाल यानी सौबिन शाहिर, इनके चलाए जा रहे एक बहुत बड़े सोने की तस्करी वाले सिंडिकेट तक ले जाती है। और इसी दौरान मतलब देवा का अपना अतीत भी सामने आता है, जो गैंग वॉर और तस्करी से जुड़ा हुआ है। ओके, तो टिपिकल एक्शन थ्रिलर वाला प्लॉट लग रहा है। लेकिन इसके बनने के बारे में कुछ खास बातें थीं। हाँ, काफी कुछ था। जैसे एक बड़ी बात ये कि लोकेश कनकराज ने खुद साफ किया कि ये फिल्म उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स मतलब एलसीयू उसका हिस्सा नहीं है। ओह अच्छा, तो ये कैथी या विक्रम से जुड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार फोकस ड्रग्स पर नहीं बल्कि सोने की तस्करी पर है, जो उनकी पिछली फिल्मों से थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक चेंज है। और उन्होंने रजनीकांत के किरदार में कुछ नेगेटिव शेड की भी बात की थी शायद। बिल्कुल, वो रजनी सर के पुराने किरदारों जैसा एक ग्रे शेड लाना चाहते थे। और फिल्म का स्केल भी बहुत बड़ा था। मतलब बजट देखे तो करीब 350 से 400 करोड़ रुपए का। बाप रे, काफी बड़ा बजट है। और कास्टिंग भी सुनने में आया था काफी दिलचस्प थी। हाँ, बहुत। रजनीकांत और सत्यराज तो पूरे 38 साल बाद एक साथ स्क्रीन पर आए। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। और तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन इसमें मुख्य विलेन बने। मलयालम एक्टर सोबिन शाहिर का ये तमिल डेब्यू था। अच्छा, सोबिन शाहिर भी थे। हाँ, और इतना ही नहीं, आमिर खान का भी एक स्पेशल कैमियो है इसमें। हाँ, आमिर खान भी। ये तो काफी सरप्राइजिंग कास्टिंग है। जी। अच्छा, पर्दे के पीछे की बात करें तो टेक्नोलॉजी या कोई कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुई। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्लैशबैक सीन्स के लिए डी-एजिंग का इस्तेमाल किया गया है, रजनीकांत को यंग दिखाने के लिए। आजकल ये काफी कॉमन हो गया है। बिल्कुल। और विवाद भी हुए। एक तो रिलीज के वक्त आईमैक्स स्क्रीन्स को लेकर थोड़ी अनिश्चितता थी, क्योंकि वॉर 2 से क्लैश हो रहा था। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग का इशू। हाँ, और दूसरा म्यूजिक को लेकर। दिग्गज संगीतकार इलैया राजा ने अपने एक पुराने गाने वावा पक्कमवा के इस्तेमाल पर मतलब बिना इजाजत इस्तेमाल पर लीगल नोटिस भेज दिया था। ओह, ये तो सीरियस मामला है। तो इन सब की भी जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों का, समीक्षकों का रिएक्शन कैसा था। यहीं पर मतलब तस्वीर थोड़ी मिक्स हो जाती है। मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। अच्छा। हाँ, एक तरफ तो रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, इन सब के काम की बहुत तारीफ हुई। परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ, परफॉर्मेंस, अनिरुद्ध का म्यूजिक, एक्शन सीन, सिनेमाटोग्राफी, ये सब पसंद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ कई रिव्यूज में कहानी के बिखराव की बात कही गई। कहा गया कि राइटिंग कमजोर है, फिल्म की पेस मतलब रफ्तार वो भी कहीं कहीं गड़बड़ है। मतलब कहीं धीमी कहीं तेज। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोगों को फर्स्ट हाफ धीमा लगा तो कुछ को सेकंड हाफ। रेटिंग्स भी आप देखें तो वो भी 2 स्टार से लेकर 3.5 स्टार 5 में से के बीच ही ज्यादातर रहीं। तो काफी वेरिएशन था। कोई खास उदाहरण दे सकती हैं रिव्यूज का। हाँ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3.5 स्टार दिए और कहा कि ये रजनीकांत की हाल की सबसे जोशीली फिल्मों में से एक है, जिसमें स्टाइल और नॉस्टैल्जिया है। ओके, पॉजिटिव। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे ने सिर्फ 2 स्टार दिए और इसे लोकेश की सबसे कमजोर कोशिश बता दिया। उन्होंने कहा कि आइडियाज तो बहुत हैं, पर कहानी में दम नहीं, बिखरी हुई है। ओह, बिल्कुल उल्टा। हाँ, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी 2.5 स्टार देते हुए कुछ ऐसी ही बात कही कि फिल्म रजनीकांत के स्टारडम को तो सेलिब्रेट करती है, पर इमोशनल डेप्थ और कहानी कहने में पीछे रह जाती है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प कंट्रास्ट है। स्टाइल, स्टार पावर एक तरफ और कहानी पर सवाल दूसरी तरफ। इसका बॉक्स ऑफिस पर कैसा असर पड़ा। देखिए, बॉक्स ऑफिस की कहानी थोड़ी अलग है। उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। ये IMDb पर सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल थी। हाँ, हाइप तो बहुत था। बिल्कुल। और एडवांस बुकिंग जबरदस्त हुई, खासकर विदेशों में। तो मिली-जुली रिव्यूज के बावजूद फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही दुनिया भर में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। अच्छा, तो मतलब रजनीकांत का स्टारडम अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बेशक, वो साफ दिखता है। तो फिर इस पूरी बातचीत से, इस फिल्म से हम क्या समझ सकते हैं, क्या निचोड़ निकलता है। देखिए, कुली एक ऐसी फिल्म है जिसमें रजनीकांत का जो करिश्मा है, उनका स्टारडम
और लोकेश कनराज का जो अपना एक स्टाइल है वो भरपूर दिखता है। एक्शन है, म्यूजिक है, टेक्निकल चीजें अच्छी हैं। लेकिन जो एक विरोधाभास उभर कर आता है वो ये कि जहां ये सारे तत्व दर्शकों को शायद खींचते हैं, वहीं कहानी कहने का तरीका, उसका बिखराव और इमोशनल कनेक्शन की कमी, ये चीजें इसे शायद लोकेश की पिछली बेहतरीन फिल्मों के लेवल तक पहुंचने से रोकती हैं। तो ऐसा लगता है कि स्टारडम और स्टाइल पर फोकस करते करते कहानी थोड़ी पीछे रह गई। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। ऐसा लगा कि शायद बैलेंस बनाने की कोशिश में कहानी की जो रूह होती है वो थोड़ी कमजोर पड़ गई। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब इतनी बड़ी फिल्में बनती हैं, जहां स्टार पावर है, फैंस को खुश रखना है, डायरेक्टर का अपना विजन है, तो इन सब के बीच संतुलन बनाते हुए क्या अक्सर कहानी पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है इंडस्ट्री के लिए। हाँ, और सुनने में आया है कि फिल्म के आखिर में सीक्वल का भी हिंट है। तो देखना होगा कि ये कहानी आगे जाती है या नहीं, और अगर जाती है तो क्या मोड़ लेती है। जी बिल्कुल, भविष्य ही बताएगा।